So the next possibility is small numerical value of Kc. If the Kc value is small, then we can say that there is a small conversion of reactants into products. कि अगर Kc वैल्यू स्मॉल है तो उससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिएक्शन में क्या हुआ कि कुछ ही देर बाद अभी रिएक्टेंट्स कुछ हद तक कन्वर्ट हुए थे प्रोडक्ट्स में, स्मॉल कन्वर्जन हुई थी रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स में, और कुछ ही देर बाद इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो गई। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो गया कुछ ही देर में, रिएक्शन के शुरू होने के कुछ ही देर में। तो इसका मतलब है रिएक्शन कुछ देर प्रोसीड हुआ, तो देर इज़ अ स्मॉलर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन का जो एक्सटेंट था, जो हद थी, जो लिमिट थी, वो क्या थी? वो स्मॉलर थी। कम एक्सटेंट तक रिएक्शन प्रोसीड हुआ, जिसकी वजह से Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू भी स्मॉल शो की गई रिएक्शन की तरफ से। ठीक है, तो अगर रिएक्शन कम देर प्रोसीड होगा तो इसका मतलब है कि Kc वैल्यू स्मॉल होगी। और अगर रिएक्शन थोड़ी सी देर प्रोसीड हुआ और इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो गई उसमें, तो क्या होगा? हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशंस क्या होंगी? देयर आर ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर ज़्यादातर रिएक्टेंट्स वैसे के वैसे ही मौजूद होंगे, क्योंकि रिएक्शन थोड़ी सी देर तो प्रोसीड हुआ है। तो क्या हुआ कि रिएक्टेंट्स को ज़्यादा देर प्रोडक्ट्स में तब्दील होने का मौका ना मिला, और क्या हुआ कि प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की जो कन्वर्जन थी वो क्या हो गई? उनकी स्पीड बराबर हो गई। तो क्या हुआ कि हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? नेग्लिजिबल, कि वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बनने का अमल था वो भी थोड़ी देर प्रोसीड हुआ, इसलिए प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है, जो कंसंट्रेशन है, वो क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट्स इस रिएक्शन में नेग्लिजिबल होंगी। और सच टाइप ऑफ रिएक्शंस नेवर गो टू कम्प्लीशन, कि इस तरह के रिएक्शंस कभी भी मुकम्मल होने की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि वो मुकम्मल कैसे हो सकते हैं कि रिएक्टेंट्स वैसे के वैसे ही मौजूद हैं और प्रोडक्ट्स में तब्दील बहुत ही कम हुए हैं और प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स नेग्लिजिबल हैं। और अगर प्रोडक्ट्स ही नहीं बनेंगी, हमें जो डिज़ायर्ड चीज़ चाहिए, जो हमें चाहिए चीज़, वो है प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स ही नहीं बनेगी, तो इसका मतलब है हम कहेंगे कि ये रिएक्शन मुकम्मल नहीं होंगे। और इसकी एग्जाम्पल क्या है कि 2 moles ऑफ अमोनिया व्हेन डीकम्पोज इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इट फॉर्म्स N2 + 3 moles ऑफ हाइड्रोजन गैस, और इसकी Kc वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू है 3 × 10⁻⁹। तो -9 की वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो Kc वैल्यू है ये बहुत ही स्मॉल है, और स्मॉल Kc वैल्यू की वजह से हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन का एक्सटेंट कम था। So the third possibility is numerical value of Kc is neither small nor large, कि Kc वैल्यू ना तो बहुत स्मॉल है ना ही बहुत लार्ज है, यानी Kc वैल्यू मॉडरेट है, दरमियानी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन प्रोसीड हुआ उसने इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन करने में, इक्विलिब्रियम स्टेट को हासिल करने में नॉर्मल टाइम लिया, मॉडरेट टाइम लिया, ना ही बहुत लंबे टाइम तक रिएक्शन प्रोसीड होता रहा, ना ही बहुत थोड़े टाइम में इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। तो रिएक्शन ने जब नॉर्मल टाइम लिया तो हम कह सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज़ नीदर लार्ज नॉर स्मॉल, कि रिएक्शन की जो हद थी, जो लिमिट थी, वो ना तो बहुत लार्ज है कि बहुत लंबा टाइम भी रिएक्शन ने नहीं लिया, और बहुत स्मॉल टाइम भी रिएक्शन ने नहीं लिया। तो इसका मतलब है रिएक्शन का जो एक्सटेंट है वो मॉडरेट है, दरमियाना एक्सटेंट है, दरमियानी लिमिट है, जिसकी वजह से रिएक्शन में Kc वैल्यू क्या होगी? मॉडरेट Kc वैल्यू होगी, दरमियानी नॉर्मल Kc वैल्यू अटेन होगी। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स हैं वो कंपेरेबल हैं। कंपेरेबल का मतलब है ऑलमोस्ट इक्वल, कि तकरीबन बराबर होंगी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स, क्योंकि अगर रिएक्शन बहुत लंबे टाइम तक प्रोसीड हो तो प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं, अगर रिएक्शन बहुत थोड़े टाइम के लिए प्रोसीड हो तो रिएक्टेंट्स ज़्यादा रह जाते हैं, प्रोडक्ट्स कम हो जाते हैं। और अगर रिएक्शन नॉर्मल टाइम प्रोसीड हुआ है तो इसका मतलब है उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स कंपेरेबल हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हैं। आपने कभी भी ये नहीं लिखना कि देयर आर इक्वल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, कभी भी इक्वल नहीं होते, क्योंकि उनमें 19-20 का फ़र्क लाजमी होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क लाजमी होगा, तो हम कह सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट इक्वल हैं। अब उसकी एग्जांपल है हमारे पास N2O4 डीकम्पोज इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन टू प्रोड्यूस 2 moles ऑफ NO2।
जिसकी Kc वैल्यू क्या है 0.211, तो यही हमारे पास मॉडरेट वैल्यू है। आपको देखने से भी पता चल रहा है कि ये एक नॉर्मल वैल्यू है। तो इस नॉर्मल वैल्यू के मुताबिक हम कह सकते हैं कि इट इंडिकेट्स द rates of decomposition of N2O4 and combination of NO2 to form N2O4 are almost comparable to each other, कि ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं ये एक दूसरे के तकरीबन इक्वल चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास Kc वैल्यू है वो मॉडरेट है और उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस कंपेरेबल हैं। नेक्स्ट एक येलो बॉक्स दिया गया है आपकी इस चैप्टर के एंड में कि यूजेस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स, के जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस मौजूद हैं उनका क्या यूज़ है केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करने में। तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर इज़ द एनवेलोप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड अर्थ, कि हमारी अर्थ जो है, जो हमारा अर्थ प्लैनेट है उसके गिर्द एक एनवेलोप है एक गैसेस का, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, एक गिलाफ की सूरत में गैसेस मौजूद है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में दो मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या है, नाइट्रोजन गैस जिसको हम केमिकल फार्मूला में लिखते हैं N2, एंड ऑक्सीजन गैस जिसका केमिकल फार्मूला है O2। तो नाइट्रोजन गैस की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में है 78% एंड ऑक्सीजन गैस की कंसंट्रेशन है 21%। तो इन दोनों गैसेस की कलेक्टिवली जो परसेंटेज एटमॉस्फेयर में है वो है 99%। तो ये दोनों गैसेस मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं किसके, एटमॉस्फेयर के। तो हमारे पास जो है वो कह रहे हैं इन दोनों गैसेस से हम क्या कौन से केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हैं क्या कि नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, जो आपने इस चैप्टर में रिएक्शन हमने देखा हैबर्स प्रोसेस। तो हैबर्स प्रोसेस में रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोसीड होता है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया के 2 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं और ये अमोनिया गैस से हम मैन्युफैक्चर करते हैं नाइट्रोजीनस फर्टिलाइज़र्स, वो फर्टिलाइज़र्स जिनमें नाइट्रोजन एलिमेंट मौजूद होता है, जैसे कि यूरिया। यूरिया एक एग्जांपल है नाइट्रोजीनस फर्टिलाइज़र्स की। तो ये केमिकल की मैन्युफैक्चर में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ऑक्सीजन गैस जो है वो जब सल्फ़र के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सल्फ़र डाइऑक्साइड। डाई का मतलब है 2 ऑक्सीजन आर अटैच्ड विद द सल्फ़र एटम, तो ये है सल्फ़र डाइऑक्साइड, जिससे हम फर्दर मैन्युफैक्चर करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को हम कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल है हमारे पास जो कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन गैस से। ये MCQs में भी आ सकता है कि किंग ऑफ केमिकल्स कौन सा केमिकल है, सल्फ्यूरिक एसिड।